फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार दरोगा मेंस के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे। इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट नंबर को हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और उसका पीडीएफ आप चाह रहे हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन है स्तंभ, गुहा, स्तूप, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्यकालीन काल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक राजकीय कला, एक लोक कला। तो इसमें जो स्तंभ है यह मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, जो राजकीय कला में राजरक्षकों या दरबारियों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया, जैसे स्तंभ है, गुहा है, स्तूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश के रूप में रखा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस रूप में रखा गया था। तो इसको आयताकार रूप में रखा गया था, आयताकार रूप में रखा गया था। और जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। और हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, और पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा था। यह बात याद रखिएगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका आकार त्रिभुजाकार था, यह भी बात याद रखिएगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार पूछे तो त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने 1010 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था, राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और राजराज प्रथम ने ही उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था, यह भी बात याद रखिएगा। और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता और एलोरा दोनों की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, यानी तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में स्थापित हुआ था और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर कब्जा कर लिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, आगरा पर आक्रमण कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। सब बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था। तो इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और यह इलबरी तुर्क था। और यह इसका जो शासनकाल था वह 1211 से लेकर 1236, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था, यह भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। तो हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के अवशेषों पर स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे विजयालय। कौन था? विजयालय था, इसका संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा। तो हो जाएगा सतवाहन शासकों के द्वारा। सतवाहन यह आंध्र प्रदेश में राज किया था, सतवाहन वंशों ने। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। तो गुरुमुखी लिपि का विचार गुरु अंगद देव के द्वारा दिया गया था। गुरु अंगद जो सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका प्रारंभिक नाम बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, लहना था, याद रखिएगा लहना। इनका प्रारंभिक नाम यानी बचपन का नाम लहना था और इन्होंने ही गुरु नानक के द्वारा जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी उसको अस्थायी बना दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए। तो हो जाएगा सी, शिक्षित उदार मध्यम वर्ग के लोगों के में क्या हो गया, विशेषाधिकार समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गया। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हो गया। तो यानी राजतंत्र का अंत हो गया, राजतंत्र। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था। तो यह हो जाएगा मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था और शासन अशोक का था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था। तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई
पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। और यह कहीं कहीं आपको मिलेगा 9 अगस्त, तो 8 अगस्त वहाँ ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 9 अगस्त से प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 इसमें पारित किया गया था। किसके द्वारा? तो लिटन के द्वारा, लिटन के द्वारा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा किसने दिया? तो रिपन ने हटा दिया, रिपन। लगाया लिटन, लगाया लिटन, हटाया रिपन। अगला प्रश्न है कि एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक्सक्यू रिनाइन बनाता है, तो तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? 15 होगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा। आभासी यानी सीधा और बड़ा, सीधा और बड़ा होगा, सीधा और बड़ा होगा। अगला प्रश्न है कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? तो जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह गलत है, यह डायनेमो करता है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। 2 नंबर जो डायनेमो करता है, डायनेमो का वो कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो इसका कारण क्या है? तो क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडक प्रदान करती है। और ईथर का जो संरचनात्मक सूत्र होता है ना, ROR होता है, ROR होता है, याद रखिएगा, ROR होता है। और ईथर का उपयोग निश्चेतक यानी किसी को बेहोश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो रंजक बनाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यह विषैला अम्ल होता है, यह अत्यंत विषैला अम्ल होता है, ठीक है। और अम्ल जो होता है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? संरचनात्मक तत्वों में नहीं कौन नहीं आएगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैडमियम। यह संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, जबकि ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन आता है। और कैडमियम का परमाणु संख्या 48 होता है, कैडमियम का परमाणु संख्या 48 होता है। और कैडमियम की खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, डेनियल रदरफोर्ड, सॉरी, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वह चीनी चारकोल है, चीनी चारकोल है, चीनी चारकोल है। अगला प्रश्न है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विकृत हो जाएगा ऑक्सीजन अभिक्रिया का, ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। और सुक्रोज जो चीनी होता है C12H22O11 उसका फॉर्मूला होता है। गन्ने की शर्करा चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है क्योंकि यह गन्ने से प्राप्त होती है। और सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए जो दवा का प्रयोग करते हैं उसको रोगाणुरोधी कहते हैं, रोगाणुरोधी बोलते हैं, रोगाणुरोधी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यह हो जाएगा, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो बनना होता है ना, जब NH3 को HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो NH4Cl बनता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, यानी किसके अभ्यास से? तो यह हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैसे भेड़ है, भेड़ डॉली आपसे पूछे कि किसका क्लोन है, तो ये भेड़ का है। भैंस गरिमा किसका है? तो भैंस का है, भैंस का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के कक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा।
अगला प्रश्न है कि एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो कितने के बराबर होता है? तो जो एक जिप्टो होता है 10 के पावर माइनस 21 के बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 21 के बराबर होता है। जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है। और प्लस में जाएगा तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के संबंध में अत्यंत असत्य कथन को आपको बताना है। प्रकाश के संबंध में, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, यही आपका क्या है? असत्य कथन है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो अचानक जो वृद्धि होगा तो अत्यंत शुष्क मौसम को करता है, अत्यंत शुष्क मौसम को यह प्रदर्शित करता है। जब अचानक गिरेगा तो आंधी और तूफान आएगा, चक्रवात आएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश की संभावना है, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो सूखा का संकेत होगा, मौसम रहेगा। अचानक उठेगा तो अत्यंत सूखा का संकेत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम उदाहरण है। तो जो द्विपद है ना, यह राणा टिग्रीना का है, राणा टिग्रीना है, राणा टिग्रीना। मेढक का द्विपद नाम राणा टिग्रीना है, राणा टिग्रीना है। मनुष्य का होमोसेपियंस। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी है, मक्खी। अगला प्रश्न है कि अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को किसमें विभाजित किया गया है? तो यह किया गया है वायवीय, जलीय और स्थलीय, तीनों प्रकार में किया गया है। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को यह अपने नियंत्रण में ले लिया। अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था, इब्न बख्तियार खिलजी था। और बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। और छत्तीसगढ़ जो है यह इस 26वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। मध्य प्रदेश से यह 1 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? नदी के तट पर स्थित है तो आगरा है, कानपुर है, ठीक है। लेकिन भोपाल जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ है? झुमरी, तिलैया और मंदार जो है यह आपका झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों, नीफे देखिए NiFe, ये देखिए नीफे जो है निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेल और फेरस। और आपसे वहीं कहे कि भूपटल या भूपटपट्टी जो होता है किसका बना होता है? तो SiAl, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न है कि गरजने वाला चालीसा, कुध 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच में चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को गरजता चालीसा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। स्वामीनाथन पूछे तो स्वामीनाथन का है जनसंख्या नीति से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से है, सरकारिया समिति बहुत बार पूछता है केंद्र राज्य संबंध से है, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से है, महानलोबिस समिति राष्ट्रीय आय से है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है और राजाचलया समिति कर सुधार से है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है, खुसरो समिति कृषि साख से है, गोइपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, नरसिम्हन समिति ये भी वित्तीय बैंकिंग सुधार से है और भंडारण समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना जिसका स्थापना 1975 में हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयला और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जिसको भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे विशेषता क्या है? प्रसिद्ध विशेषता क्या है चिड़िया की? तो चिड़िया की जो प्रसिद्ध विशेषता है यह हो जाएगा लौह अयस्क खनन, यहाँ से होता है, लौह अयस्क खनन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो हो जाएगा शनि ग्रह, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। जबकि ज्यादा पूछे तो हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी का सबसे ज्यादा है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा है।
अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? तो वर्षा जल जो संचयन होता है ना, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए होता है। भूमिगत जल स्तर में जो जमीन के जो पानी का लेयर नीचे चला जाता है उसके लिए बहुत यह फायदेमंद होता है, क्योंकि नीचे नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? हाइग्रोस्कोपिक जो इसमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा यूरिया। बोहलर के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम इसको बनाया गया था। और नाइट्रोजन जो उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है? तो ये हो जाएगा वनों की कटाई यानी निर्वनीकरण, शिकार और अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित वहीदा रहमान को किया गया है। 2021 में इनको किया गया था। और 52वां जो मिला था वह आशा पारेख को मिला था। आशा पारेख याद रखेगा, 2020 में आशा पारेख को 52वां जो हुआ था वह आशा पारेख को मिला था, आशा पारेख को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दे दी है? तो हो जाएगा झारखंड राज्य ने दे दिया, झारखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने हाल ही में कहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक सापेक्ष उज्ज्वल स्थान बना है और यह अकेले 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान देगा। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्दशी के दिन संसद के विशेष सत्र ने शुरू किया था। और नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसद रहेंगे और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की जगह है। अगला प्रश्न है किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो हो जाएगा अमृता शेरगिल का। यह बेचाया था, कितना में नीलामी हुआ था? तो 61.8 करोड़ रुपए में नीलामी हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सही है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है और यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें से सभी के सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में महिला बिल आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो यह पेश किए थे अर्जुन मेघवाल ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो वेस्टर्न लर्न चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है, सही है। नोबेल जब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी के द्वारा, ये भी सही है। और टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विजिलेंस हो जाएगा विजय राघवन। इनमें से सभी के सभी सही है। और नेशन कॉलिंग नेशन कॉलिंग यह सोनल गोयल के द्वारा लिखा गया है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल। अगला प्रश्न है कि डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। यह भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेगी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक। और आधुनिक कंप्यूटर का खोज पूछे तो 1946 ईस्वी में किया गया था। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो हो जाएंगे आशापूर्णा देवी। और आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार बांग्ला भाषा के लिए मिला था। बंगाली भाषा याद रखिएगा, बंगाली भाषा के लिए इनको मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 19। अगला प्रश्न है कि भारत में बेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। जबकि अब से बीसी राय ट्रॉफी या फुटबॉल से और अमृत दीवान ट्रॉफी बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा देश
क्षेत्रफल के अनुसार तो जानते हैं ये हो जाएगा रूस। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान आएगा वह 7वां आता है, 7वां। और 8वां अभी पूछ देता है क्योंकि 7वां तक आदमी याद किया हुआ है। 8वां किसका आता है? तो अर्जेंटीना का स्थान आता है, अर्जेंटीना का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध जो है ना यह सरोद से है, सरोद। अमजद अली खान का भी संबंध सरोद से है। और सितार का जो जनक अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति का एक जो और नाम है वह बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति है, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति है। और भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 ईस्वी में हुआ था। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जो अमेरिका देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि एक विक्रेता होगा और एक ही क्रेता, यानी एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। और सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश चीन है। और भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है, उपभोक्ता देश यानी उपभोग करने वाला। और बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम जे बी से के द्वारा दिया गया था, जे बी से के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने कहा था कि बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है। और बाजार के नियम जे बी से के द्वारा दिया गया था। और जेम किन्स ने रोजगार का एक सिद्धांत बताया था, जेम किन्स रोजगार का एक सिद्धांत बताया था। और एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना वह वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें से बताना है नहीं है। तो हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जो समानता है यह अनुच्छेद 29 दिया हुआ है, यह आपका गलत दिया हुआ है। जबकि जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 29 में क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है, शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे धार्मिक मामले प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 सही है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15, ये भी आपका 15 इसमें से आपको कह क्या रहा है? सही नहीं है। तो यह 15 भेदभाव का निषेध है जो है अनुच्छेद 15 में है। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो हो जाएगा समवर्ती सूची में। और यह ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में इसमें 52 विषय है, 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? तो हो जाएगा 52 यानी 52वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। और ये किस अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 33 और 34, अनुच्छेद 33 और 34। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो जाएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था 11वां अनुसूची को, ठीक है। और जब बढ़ावा आपसे पूछे तो बढ़ावा हो जाएगा नगर पालिका से। अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा संसद सदस्यों द्वारा गाँव को गोद लिया जाना। और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन वोट आप 18 वर्ष के होइएगा तो आप अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के अनुसार आप वोट देने लायक हो जाइएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और आपसे पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद कितना के अंतर्गत है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुच्छेद एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। और इसके अध्यक्ष, इसके परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य जो उद्देश्य है ना, किसी दो राज्यों में जो कोई भी अगर मामला फंस जाता है तो उसको निपटारा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो आपको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यह गलत है।
बाद बाकी यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करता है। 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है इसका। अगला प्रश्न है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो क्या होगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। लेकिन यदि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार की आलोचना करता है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 4/5 होता है, sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है p/b होता है, p/b तो h निकालिएगा तो 4 3 है तो हो जाएगा यहाँ h का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए sin थीटा और cos थीटा का 4/5 और 3/5 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1.2/5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7/5 आएगा। अगला प्रश्न है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 और 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो देखिए दोस्तों इसको फॉर्मूला पर बना लीजिएगा, एक यहाँ p हो जाएगा 1 प्लस r/100 के पावर क्यू निकाल लीजिएगा बराबर 6690, इक्वेशन 1 इसका हो जाएगा, और एक बार और हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10,035, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 और 2 को भाग दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब मूलधन निकालेंगे तो हो जाएगा 4460, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तब अल्कोहल की मात्रा क्या होगा। अब देखिए 50 लीटर और मिलाते हैं, तो 50 लीटर में पहले 20% निकाल लीजिए, तो 20% निकालेंगे यानी 10 लीटर, 10 लीटर और 10 लीटर और मिलाते हैं तो पहले 50 था, अब 10 लीटर और मिला दिए तो 60 लीटर हो जाएगा, तो 60 लीटर ये है कितना है, 60 अपना में x% है यानी 100 है, x% बराबर 10 लीटर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो x का माना जाएगा 100/6 यानी 16.2/3%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब करें कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 5% कम कर दिया जाए, तो देखिए अंश जो होता है ना, भिन्न जो होता है अंश बटा वाई यानी x/y मान लीजिए इसको भिन्न बराबर, तो इसमें देखिए एक में 20% बढ़ा दिया यानी 120% हो गया, और एक में 5% घटा दिया यानी 95% हो गया, और यही 5/2 के बराबर है, यहाँ से इसका मान निकालिएगा तो हो जाएगा 95/48 इसका आ जाएगा, 95/48, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करता है और 5:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कोण बराबर होता है 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा में 2, यहाँ से निकाल लीजिएगा तो 60 गुना घंटा है 5 बजे से तो 300 और माइनस 11 110 बटा 2 95 डिग्री का कोण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कोण बराबर 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा में 2। अगला प्रश्न है कि में से कौन एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो प्राकृतिक संख्या यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, याद रखिएगा 2, 3, 7 और 8 होगा, तो कभी भी यह वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चूंकि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 है तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है यही आपका नहीं हो सकता है। 2, 3, 7 और 8 याद रखिएगा, यह कभी भी पूर्ण संख्या किसी के अंत में रहेगा तो यह नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है यदि वृत्त ए और बी जो है ना त्रिज्या 1:5 और 1:1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² होता है, तो क्या है एगो यहाँ हो जाएगा πr², तो पाई दोनों में रहेगा r1 का स्क्वायर r2 मान लेंगे तो हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर और 1/1, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 और बटा में 1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170 रुपये 50 पैसा है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपसे बता देते हैं, 2 वर्ष के लिए रहेगा तो 2 वर्ष के लिए रहेगा तो डिफरेंस इजकल टू PR²/100 का स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। जब 3 वर्ष के लिए रहेगा तो D इजकल टू P300 प्लस R PR² यानी 300R बटा में 100 का क्यू, PR² इंटू 300 प्लस R बटा में 100 का क्यू, याद रखिएगा। ऐसे फॉर्मूला में इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5500 आ जाएगा। करें कि यदि m संख्याओं का औसत n² है,
m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो आपसे बताना है कि इसमें m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे बनेगा, जो कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, m n स्क्वायर हो जाएगा और n का हो जाएगा n m स्क्वायर, n m स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि m प्लस n संख्याओं का योग करना है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर m n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा m प्लस n, औसत m प्लस n का निकालना है, तो m प्लस n यहाँ नीचा में बटा में हो जाएगा, m प्लस n कट गया, बच गया m प्लस n, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला का प्रश्न है कि 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511 में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करना है, यानी दी गई जो श्रेणी में ना 28 के अतिरिक्त प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर एक पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण में एक जोड़ने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो देखिए 7 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 के क्यू, यहाँ होना चाहिए 27, तो 3 का क्यू, तो यहीं आपका क्या है, गलत है, 64 है, तो एक जोड़ेंगे तो 4 का क्यू, 125 है, 5 का क्यू, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28, यही आपका त्रुटिपूर्ण संख्या है। पहला बात है कि समीकरण द्विघात समीकरण का यह सूत्र दिया हुआ है, यानी फॉर्मेट में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि वह, समान होने पर क्या होता है, जब d इजकल टू 0 होगा, d इजकल टू 0 तो मूल समान होंगे, तो d इजकल टू फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब d का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर d इजकल टू 0 होगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित कुछ संख्या संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण करना है। अब देखिए MTWT है, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, FSS यानी M से मंडे, T से ट्यूसडे, W से वेडनेसडे, T से थर्सडे। यहाँ देखिए क्या दिया, यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे मैंने सप्ताह के नाम दे दिया है, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, F से फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, A से सैटरडे हो जाएगा, S से संडे हो जाएगा। देखिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा, रीजनिंग आपका दिमाग जब बैठ गया, जिस बात पर एक बार में दिमाग चला गया, वो रीजनिंग आपका 100% सही होगा। ठीक है, अगला बात है कि 2 अमेरिकी जा रहे हैं और एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। तो 2 अमेरिकी जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी पति, उसमें बीच में बेटा, अमेरिकी पत्नी, एक दूसरे के बेटे का पिता है, यानी क्या हो जाएगा, पति पत्नी ही होंगे, इसका सही उत्तर पति पत्नी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, इसका 94 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सी आ जाएगा इसके बीच में। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। फिर रोज को इतना लिखा है, चेयर को इतना लिखा है, इतना लिखा है, इसी में से आपको 95 में क्या करना है कि कोड दिया हो ना, उसी में से सर्च करके, सर्च को तो एस देखना है, एस के नंबर पर है कितना, उसके अंक पर, एस के जगह पर कितना अंक दिया हुआ है, ऐसे ही इसको सजाएंगे तो ये भी बन जाएगा आपसे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज गिनने के लिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो इसमें 17 त्रिभुज हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो 3, 5 है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 71, इनमें +2 करना है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, यदि वो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है तो 8% लाभ कमाता है। देखिए, तो मान लीजिए क्रय मूल्य तो 100 मानिएगा, ठीक है, अंकित मूल्य पर देता है 20%, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, तब लाभ प्रतिशत 8% है। अभी छूट ज्ञात करना है, तो अभी छूट ज्ञात करना है, यानी 120 है ना, क्रय मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस x बटा 100 इजकल टू यहीं 100 लाभ के बराबर है। यहाँ से करिएगा तो x का मान 10% आ जाएगा, यानी छूट के दर उसका 10% है। अगला प्रश्न है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समिद्वारित करते हैं, ये बात याद रहना चाहिए। तो एक 32 है और एक 20 है, तो इसको बनाइएगा, यहाँ से ए का जो भुजा का मान आएगा ना 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 गुना 20 यानी 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि x का अर्थ जोड़ है, y का अर्थ घटाना है, z का भाग है, तो यहाँ पर इसका मान रख देना है,
मान रख देंगे तो इसका 19 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, जरूर कमेंट बताइएगा कि दोस्तों 100 नंबर में से आपको कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो